वेलकम टू बीनस कोचिंग इंस्टीट्यूट। आप सभी साथियों का बीनस कोचिंग इंस्टीट्यूट में स्वागत है। साथियों, आज का हमारा ये फिर 10 क्वेश्चनों का ऑप्शनल बहुविकल्पी जो क्वेश्चन आते हैं, जो क्लास 10th के लिए बहुत ही उपयोगी होंगे, क्योंकि इसमें 20 क्वेश्चन आते हैं। तो हम बराबर 10 क्वेश्चन, कम से कम 10 क्वेश्चनों का प्रैक्टिस कराते हैं। तो जो भी हमारे साथी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो, वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलते हैं। हमने पहला क्वेश्चन पूछा था इससे पहले वाले वीडियो में। उसमें क्वेश्चन पूछा था कि इंद्रधनुष में आधार की ओर से रंगों का क्रम होता है। आपको बताना था कि इंद्रधनुष में आधार की ओर से रंगों का क्रम होता है। तो देखिए, उस क्वेश्चन का आंसर हमने कहा था कि अगली वीडियो में बताएंगे। तो इस वीडियो में हम बताएंगे कि आधार की ओर से रंगों का समूह कैसा होता है। देखिए, बरसात के दिनों में आकाश में इंद्रधनुष बनते हुए हमें दिखाई देते हैं। तो उसमें बहुत सारे रंग दिखाई देते हैं, लेकिन मुख्य रूप से उसमें 7 रंगों के बारे में चर्चा की जाती है। तो इसलिए हमें उन 7 रंगों के बारे में ही जानकारी विशेष रूप से लेनी है। तो आपसे पूछा गया कि इंद्रधनुष में आधार की ओर से रंगों का क्रम कैसा होता है। तो हम आपको बता दें कि इंद्रधनुष में आधार की ओर से रंगों का समूह जो होता है उसे कहते हैं विबग्योर, VIBGYOR, यानी विबग्योर होता है, उसको हम कहते हैं विबग्योर। तो वो होता है VIBGYOR। ये आधार की ओर से रंगों का समूह होता है। V से वायलेट, I से इंडिगो, B से ब्लू, G से ग्रीन, Y से येलो, O से ऑरेंज और R से रेड। यानी ये 7 रंग मुख्य रूप से होते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर आपका आंसर भी लिखा गया है विबग्योर। देखिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हमेशा ये पूछा जाता है कि प्रकाश के प्रिज्म में आधार की ओर से रंगों का समूह होता है। थोड़ा सा भी इसमें क्रम अगर पलट दे इधर उधर तो उसमें आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इसलिए ध्यान रखिएगा, VIBGYOR ही इसका आंसर होगा। ठीक है, हिंदी में इसे बैजनी हपिनाला कहते हैं। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए किस लेंस का प्रयोग करते हैं। आपको बताना है कि दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए किस लेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे आँख में मुख्य रूप से 3 प्रकार के रोग होते हैं, जैसे एक निकट दृष्टि दोष, दूसरा दूर दृष्टि दोष और तीसरा जरा दृष्टि दोष। और भी होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से ये 3 माने जाते हैं। तो आपको बताना है कि दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है। हम आपको बता दें कि दूरदृष्टि दोष में व्यक्ति को दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। इस बात को ध्यान रखिएगा कि जो दोष होता है वास्तव में वो दोष है, उस दोष में वस्तुएं दिखाई देती हैं। जैसे दूरदृष्टि दोष, तो दूरदृष्टि दोष में दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, लेकिन निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो आपसे पूछा गया कि दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है, यानी चश्मा जो बनाया जाता है उसमें किस लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए, दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए चश्मे में उचित फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। कौन से लेंस का? उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है चश्मे में। इस बात को ध्यान रखिएगा। आपका आंसर भी यहाँ दिख जाएगा। देखिए, अपना आंसर देख लीजिए। तो देखिए, उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं और निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए चश्मे में अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। इस बात का भी ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए, यहाँ पर पूछा गया है कि किस रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। आपको बताना है कि किस रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। इससे पहले हम आपको बता दें कि प्रकाश का जो 7 रंगों का समूह होता है उसमें जो बैगनी रंग होती है उसका प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। लेकिन यहाँ पर पूछा गया है कि किस रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। ठीक है, तो लाल रंग जो होता है, ये लाल रंग का जो प्रकीर्णन होता है ये सबसे कम होता है, और बैगनी रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, यहाँ पर लाल रंग आपका आंसर भी दिया गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये मान के चलिए कि बोर्ड के एग्ज़ाम में 20 नंबर का जो ऑब्जेक्टिव आएगा वो बहुत ही अच्छा नंबर आपका बढ़ाने में सहायता करेगा।
तो इसलिए कोई भी वीडियो मिस न करें, और वीडियो में हर एक वीडियो के आंसर पूरे आपको डिटेल में बताए जा रहे हैं, तो इस बात को भी ध्यान रखें। देखिए, अब पूछा गया है कि लेंस की क्षमता P तथा फोकस दूरी F में संबंध होता है। लेंस की क्षमता यानी पावर और फोकस दूरी स्मॉल f इसमें संबंध होता है। तो देखिए, इसमें दो तरह के संबंध होते हैं। एक होता है P = 1/स्मॉल f, ये होता है जब फोकस दूरी मीटर में हो, और फिर P = 100/स्मॉल f, ये तब होता है जब फोकस दूरी सेंटीमीटर में हो। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा, जब फोकस दूरी सेंटीमीटर में हो तब जो फार्मूला होता है वो P = 100/स्मॉल f, और जब फोकस दूरी मीटर में हो तो फार्मूला होता है P = 1/स्मॉल f। तो इन दोनों बातों को भी ध्यान रखिएगा। आपका आंसर भी यहाँ दिखा देते हैं हम। देखिए, ये आंसर है P = 1/स्मॉल f जब फोकस दूरी किस में हो, ये मीटर में हो, और P = 100/स्मॉल f जब फोकस दूरी सेंटीमीटर में हो। तो इसका भी विशेष ध्यान रखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि किस संयोजन में विद्युत धारा का मान भिन्न भिन्न होता है। भिन्न भिन्न का मतलब अलग अलग होता है। देखिए, हमने आपको बताया है कि दो प्रकार के संयोजन होते हैं, एक श्रेणी क्रम संयोजन, एक समांतर क्रम संयोजन। तो श्रेणी क्रम संयोजन जो होता है उसमें धारा का मान सभी प्रतिरोधों में समान होता है, लेकिन आपसे यहाँ पूछा गया कि किस संयोजन में विद्युत धारा का मान भिन्न भिन्न होता है। तो जब श्रेणी क्रम में धारा का मान सभी प्रतिरोधों में समान होता है, तो यहाँ पर समांतर क्रम संयोजन में धारा का मान सभी प्रतिरोधों में भिन्न भिन्न होता है। ठीक है, और समांतर क्रम संयोजन में विभवांतर समान होता है, लेकिन धारा का मान सभी प्रतिरोधों में भिन्न भिन्न होता है। इस बात का भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो देख लीजिए, आप अपना यहाँ पर आंसर देख सकते हैं। समांतर क्रम संयोजन में धारा का मान जो होता है सभी प्रतिरोधों में भिन्न भिन्न होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए जो हमारे दोस्त नए हैं उस चैनल पे, उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी वीडियो अपलोड किया जाए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो देखिए, क्वेश्चन है विद्युत धारा का मात्रक होता है। हमें बताना है कि विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है। जैसे आप जानते हैं कि लंबाई का मात्रक मीटर होता है, प्रतिरोध का मात्रक हमने आपको बताया था कि ओम होता है, इसी तरह समय का मात्रक सेकंड होता है। ये सब मात्रक याद होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन यहाँ पर पूछा गया कि विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है। तो विद्युत धारा का मात्रक जो होता है वो होता है एम्पियर। एम्पियर एम्पियर विद्युत धारा का मात्रक होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो एम्पियर होता है विद्युत धारा का मात्रक। विद्युत चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, एम्पियर होता है। आपका आंसर भी यहाँ मिल जाएगा। तो विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए, वस्तु का प्रतिबिंब नेत्र में कहाँ बनता है। जैसे हमारे नेत्र में वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो देखिए, हमें बताना है कि आँख में जो वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, जो भी वस्तु हमें दिखाई देता है, उसका प्रतिबिंब आँख में कहाँ पर बनता है। हम आपको बता दें कि इससे पहले हमने बताया था कि नेत्रदान में आँख का कौन सा भाग दान किया जाता है, तो वहाँ पर हमने आपको आंसर भी बताया था, कार्निया। लेकिन यहाँ पर पूछा गया कि वस्तु का प्रतिबिंब नेत्र में कहाँ पर बनता है। तो देखिए, रेटिना जो होता है, रेटिना पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। जो भी हम वस्तु देखते हैं उसका प्रतिबिंब बनता है आपका रेटिना पर। और रेटिना पर बहुत सारे पॉइंट ऐसे होते हैं जहाँ पर वस्तु का प्रतिबिंब स्पष्ट नहीं दिखाई देता है। तो कभी कभी ये क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है कि किस बिंदु पर, रेटिना के किस बिंदु पर बना वस्तु का प्रतिबिंब साफ दिखाई देता है। तो वह बिंदु होता है अंध बिंदु। इस बात को ध्यान रखिएगा कि वह बिंदु रेटिना पर जिस पर बनी वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, तो वह होता है अंध बिंदु। तो चलिए, आपका यहाँ पर आंसर रेटिना हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आप देख लीजिए, यहाँ पर रेटिना आपका आंसर है। देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए, हीटर में किस तार का प्रयोग किया जाता है। जनरली हम लोग हीटर का यूज भी करते हैं। तो आपसे पूछा गया कि हीटर किस तार का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए, हीटर में जो तार प्रयोग किया जाता है वो होता है नाइक्रोम। नाइक्रोम का तार हम क्या करते हैं, हीटर में यूज करते हैं, नाइक्रोम। तो इस बात का भी विशेष ध्यान रखिएगा कि जो भी हीटर होते हैं उसमें जो तार होते हैं जो गर्म होते हैं, तो उसमें हम नाइक्रोम के तार का यूज करते हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, देखिए, यहाँ पर नाइक्रोम आपका आंसर भी है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चला जाए। देखिए, आपका अगला क्वेश्चन है
कि घरों की वायरिंग होती है, हमें बताना है कि घरों की वायरिंग किस क्रम में होती है। तो देखिए हमने आपको पढ़ाया था कि श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन, तो हमें बताना है कि घरों की जो वायरिंग होती है वो किस क्रम में होती है। तो देखिए जो घरों की वायरिंग होती है वो होती है समांतर क्रम में, समांतर क्रम में, समांतर क्रम में। अब समांतर क्रम में क्यों होती है, इसका भी रीज़न है, क्योंकि समांतर क्रम में धारा का मान सभी प्रतिरोधों में भिन्न भिन्न होता है। इसलिए जो भी हम उपकरण यूज करते हैं, जैसे एसी, फ्रिज, कूलर, बल्ब वगैरह जो भी यूज करते हैं, तो उसमें अगर सभी प्रतिरोधों में धारा का मान भिन्न भिन्न होगा तो जिसको जितनी आवश्यकता होगी उससे उतनी ही धारा सप्लाई होगी। तो इसलिए घरों की जो वायरिंग होती है वो समांतर क्रम में की जाती है। आप यहाँ पर अपना आंसर देख सकते हैं, देखिए यहाँ पर समांतर क्रम में। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो इससे पहले जो भी साथी हमारे इस चैनल पर नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ये देखिए क्वेश्चन है कि स्वस्थ आँख के लिए निकट बिंदु होता है, जैसे एक होता है दूर बिंदु, एक होता है निकट बिंदु। तो हम बता दें कि दूर बिंदु जो होता है वो अनंत पे होता है, लेकिन आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि स्वस्थ आँख के लिए निकट बिंदु होता है। तो देखिए स्वस्थ आँख के लिए निकट बिंदु जो होता है वो 25 सेंटीमीटर मानी जाती है। यानी 25 सेंटीमीटर पर अगर कोई वस्तु रखी गई है तो हम उसे स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, उसे पढ़ सकते हैं। लेकिन जब वह वस्तु 25 सेंटीमीटर से अधिक दूरी पर रखें या उससे कम दूरी पर रखते हैं तो क्या होता है, हमारे आँख पर थोड़ा सा प्रभाव पड़ता है। प्रभाव पड़ने का मतलब आँख पर थोड़ा बल पड़ता है उस चीज़ को स्पष्ट रूप से देखने में। तो पूछा गया कि स्वस्थ आँख के लिए निकट बिंदु होती है, तो बिंदु 25 सेंटीमीटर होती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए यहाँ पर 25 सेंटीमीटर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। देखिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसलिए इसे मिस न करें। देखिए क्वेश्चन पूछा गया है कि कलर ब्लाइंडनेस में व्यक्ति की किन रंगों के बीच अंतर नहीं कर पाता है। यानी जो इस व्यक्ति को कलर ब्लाइंडनेस हुई रहती है वह व्यक्ति किन रंगों के बीच अंतर नहीं कर पाता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। और ये क्वेश्चन आपको होमवर्क के रूप में रहेंगे। आपको इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कलर ब्लाइंडनेस में व्यक्ति किन रंगों के बीच अंतर नहीं कर पाता है। इसका क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो कैसा लगा इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो कैसा लगा आप लोग बताइएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें। जो लोग चैनल पर नए हों चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।